Good morning, dear students. Today I am going to teach you the first lesson of prose section A Girl with a Basket. I had left New Delhi for the Himalayas. I means यहाँ पर राइटर के लिए है विलियम सी डगलस। वो कहते हैं आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। हिमालय जाने के लिए मैं नई दिल्ली से रवाना हो चुका था। I was going as far as Bareilly by train and then by car to रानीखेत। लेखक हमको बताता है कि वह बरेली तक रेलगाड़ी से जा रहा था और उसके बाद रानीखेत तक उसको कार से जाना था। An old British Army hill station located on a 6,000-foot ridge opposite a 120-mile stretch of snow-capped Himalayas। लेखक कहना चाहता है रानीखेत एक पुराना अंग्रेजों का हिल स्टेशन था जो कि 120 मील लंबे क्षेत्र में फैले हुए बर्फ से ढके हुए हिमालय के ठीक सामने 6,000 फुट समुद्र तल से 6,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित था। यहाँ पर ये राइटर बताना चाहता है कि रानीखेत जो है वो एक पुराना हिल स्टेशन था, आर्मी का हिल स्टेशन था और यह 6,000 फुट की समुद्र तल से 6,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित था और इसके ठीक सामने 120 मील लंबा बर्फ से ढका हुआ हिमालय पर्वत था। द ट्रेन वॉज स्लो एंड स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशंस। रेलगाड़ी बहुत धीरे धीरे चल रही थी। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशंस और यह रास्ते के सभी स्टेशनों पर रुका करती थी। At every stop, I swung open the door of my compartment and walked the platform. प्रत्येक स्टेशन पर मैं अपने रेलगाड़ी के डिब्बे को खोल दिया करता था एंड वॉक द प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म पर घूमा करता था। The platforms were packed with people, Sikh, Muslims, Hindus, soldiers, merchants, priests, porters, beggars, hawkers, etc. लेखक कहता है कि जो प्लेटफॉर्म थे वो लोगों से भरे हुए थे। वहाँ पर सिख थे, मुस्लिम थे, हिंदू थे, सैनिक थे, व्यापारी थे, पुजारी थे, कुली थे, भिखारी थे और फेरी वाले थे। क्योंकि लेखक हमको उस समय की बात बता रहा है जब भारत और पाकिस्तान आपस में विभाजित हो गए थे तो बहुत सारे लोग एक देश से दूसरे देश जा रहे थे, इसलिए सभी प्लेटफॉर्म भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों से भरे हुए थे। Almost everyone was barefoot and dressed in loose white garments। लेखक कहता है प्रत्येक व्यक्ति लगभग नंगे पांव था and dressed in loose white garments और प्रत्येक व्यक्ति ने लगभग सफेद रंग के ढीले ढाले कपड़े पहन रखे थे। I would ask at least 3 people before I could find one who spoke English। लेखक कहता है मैं कम से कम 3 लोगों से बात करता था, तब कहीं जाकर मुझे एक व्यक्ति ऐसा मिलता था जो अंग्रेजी में बात कर सकता था। We would talk world affairs and the every major topic the news of the day produced। हम प्रत्येक महत्वपूर्ण सांसारिक घटना पर बातचीत करते थे और उस दिन के महत्वपूर्ण समाचार पर भी चर्चा किया करते थे। In this way, I was trying to get a feel of the pulse of the nation, checking opinion against official attitudes and reports। लेखक कहता है इस प्रकार मैं सरकारी आंकड़ों पर, सरकारी रिपोर्ट्स पर लोगों से चर्चा करके भारत के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ये एक ईडियम है जिसका मतलब होता है किसी के बारे में जानकारी रखना। तो चूंकि लेखक भारत आया था तो वह लोगों से आधिकारिक आंकड़ों के आधार पर, रिपोर्ट्स के आधार पर उनसे बात करके भारत के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि लेखक के भारत आने का उद्देश्य भारत के बारे में और भारत के लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करना था। The route through which the route lay through one of the richest of India's agriculture areas। लेखक कहता है
जिस रास्ते से होकर लेखक की रेलगाड़ी जा रही थी, जिस मार्ग से होकर लेखक की रेलगाड़ी जा रही थी, वह भारत का एक कृषि प्रधान क्षेत्र था। This was the plain of the upper Ganga river, 1,000 feet above sea level but tropical। लेखक कहता है, यह गंगा नदी का ऊपरी मैदानी भाग था। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 1,000 फीट थी, लेकिन यहाँ पर उष्णकटिबंधीय मौसम पाया जाता था। ट्रॉपिकल अर्थात यहाँ गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है, सर्दी भी ज़्यादा पड़ती है। द गंगा वॉज ब्राउन सिल्ट swollen with flood waters, its overflow inundating thousands of acres of rice। लेखक कहता है, उन दिनों गंगा नदी में बाढ़ आई हुई थी और उस गंगा नदी के बाढ़ के पानी ने हजारों एकड़ क्षेत्र में फैली हुई धान की खेती, चावल की खेती को ढक रखा था। लेखक यहाँ पर कहना चाहता है, उन दिनों गंगा नदी में बाढ़ आई हुई थी और बाढ़ का जो पानी था उसने हजारों एकड़ धान अर्थात चावल की खेती को ढक रखा था। टू द नॉर्थ वर जंगल्स, उत्तरी दिशा की ओर लेखक ने जंगल देखे। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास हायर देन अ मैन्स हेड एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, द होम्स ऑफ टाइगर्स, एलिफेंट, पाइथन्स एंड कोबरास। लेखक कहता है, उत्तरी दिशा की ओर उसने जंगल देखे। जंगल जो थे वो घने थे, जो घास थी उसकी ऊंचाई मनुष्य के सर से भी ऊंची थी। एन अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, और कहीं कहीं पर बीच में, इन घने जंगलों के बीच में पेड़ों के झुंड भी नजर आते थे। ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज अर्थात पेड़ों के झुंड। द होम ऑफ टाइगर्स, और ये पेड़ों के जो झुंड थे ये जंगली जानवरों के रहने के निवास स्थान थे, जैसे कि द होम ऑफ टाइगर्स, एलिफेंट्स, पाइथन्स एंड कोबरास। इन घने पेड़ों के झुंडों के बीच जो जानवर रहते थे, जंगली जानवर, टाइगर्स अर्थात चीता, एलिफेंट्स हाथी, पाइथन्स अजगर एंड कोबरास बड़े बड़े काले नाग इन घने पेड़ों के झुंडों के बीच रहते थे। Everywhere else there was flat and land running to the horizon, और इसके अतिरिक्त सब जगह दूर दूर तक समतल मैदानी क्षेत्र नजर आते थे। But dotted here and there by sacred banyan trees और by rows of पाखड़ trees, लेकिन इन मैदानी क्षेत्रों के बीच में कहीं कहीं पर बरगद और पाखड़ के पेड़ की लंबी लंबी कतारें भी नजर आती थी। Shaped like M's and having thick twisted trunks, इन पेड़ों का जो आकार था वो चिराबेल की तरह था और इनके मोटे मोटे तने थे। ट्विस्टेड ट्रंक्स अर्थात इन पेड़ों के जो तने थे वे बहुत मोटे थे। हॉट ह्यूमिड एयर वॉज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर से गर्म नम हवा रेलगाड़ी के डिब्बे के अंदर आ रही थी। Monkeys, some of them with babies clinging to them and riding underneath, swung off trees at the stations looking for food। बहुत सारे बंदर, इनमें से बहुत सारी बंदर की माताएं जिनके बच्चे क्लिंगिंग में चिपके हुए, जिनके बच्चे उनसे चिपके हुए थे। एंड राइडिंग अंडरनीथ, और जो पेड़ों से नीचे की ओर झूल रहे थे। swung off trees at the stations looking for food, जैसे ही रेलवे स्टेशन पर कोई रेलगाड़ी आती थी तो भोजन की तलाश में ये सारे बंदर स्टेशन पर कूद पड़ते थे भोजन खाने के लिए। द विलेजेस वी पास हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्स विथ वाटर एंड काउ डंग। लेखक कहता है, जिन गांवों से होकर हमारी रेलगाड़ी गुजरी उन गांवों में जो घर थे उन घरों की दीवारें मिट्टी, गोबर और गारे की बनी हुई थी। देयर पीक रूफ्स वर थैज्ड, उनकी जो नुकीली छतें थीं उन पर छप्पर पड़े हुए थे। बंडल्स ऑफ ग्रास टाइड टू बैम्बू पोल्स स्ट्रेच अक्रॉस द राफ्टर्स, और बांस के डंडों से घास के जो बंडल थे उनको बांधा गया था और छतों को ढलानदार बनाया गया था। राफ्टर्स में ढलानदार, थैस्ट मतलब छप्पर, पीक मतलब नुकीली।
That day the pumpkin vines that grew over them were in bloom. उन दिनों कद्दू की बेलें उन छप्परों पर चढ़ी हुई थीं, वर इन ब्लूम, और वे फल फूल रही थीं. ट्रेलिंग स्ट्रैक्स ऑफ येलो ओवर ड्रैग वॉल्स, और दूर से देखने पर ऐसा लगता था जैसे पीली पीली आकृतियां उन दीवालों के ऊपर लटकती हुई नजर आ रही हों. अर्थात दूर से देखने पर कद्दू की जो बेल थी, उनके जो फ्लावर्स होते हैं पीले पीले, दूर से देखने पर ऐसा लगता था जैसे पीले रंग की आकृतियों को इन दीवालों के ऊपर लटका दिया गया हो. Dear students, I will teach you the next portion of this lesson the next day. Have a nice day.